सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ कहता है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो देखिएगा, जब भी हम संविधान की आत्मा की बात करते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि हमें प्रस्तावना को लॉक करना है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। दोस्तों क्या है प्रियम्बल, आपको याद रखना है। प्रस्तावना क्या है? जो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण है ना, इस तरीके से हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष डॉट डॉट डॉट। तो ये भारत की प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के साथ साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वो आर्मी, वो नेवी, वो आर्मी, वो नेवी और वो एयरफोर्स क्या है, वो एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? आपको पता है कि भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार हैं और मूल अधिकार भारत में पहले 7 थे। वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या घटकर 6 हो गई है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन, अच्छा ये बताइए 6 है, 7 है, 8 है? मैं आपको यहां पर पूछता हूं। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो यह भारत का 44वां संविधान संशोधन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थर्ड का ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चैप्टर का नाम है यहां पर संविधान के नागरिकता संबंधी चैप्टर से कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। बहुत तेज चलेंगे, 20 से 25 मिनट में इस वीडियो को खत्म करेंगे। 1 से 100 तक का मतलब है कि क्वेश्चंस का अंबार लगा देंगे और क्वेश्चंस के अंबार में ये संविधान उड़ने वाला है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत में संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, कहता है, आपसे ये कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 का सी जाएगा। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो जो भारत की संविधान की कॉपी है वो कहां पर संरक्षित करके रखी गई है, जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। देहरादून में भारत के मूल संविधान की कॉपी को अभी भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। यानी भारत के संविधान के अंतर्गत भारत देश के 2 नाम हैं और वो संविधान में उल्लेखित हैं। वो संविधान में जो उल्लेखित है भारत अर्थात इंडिया, यानी या भारत और इंडिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से हम भारत की प्रस्तावना को इंगित करते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम यहां पर देखिए, जब भी हम कहते हैं ना 9 दिसंबर को 1946 का वक्त था, इसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी में अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 9 दिसंबर 1946 आपको लॉक करना है। आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 8 नंबर। देखिए 8 नंबर कहता है, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था। भारत के मूल संविधान की अगर मैं बात करूं, प्रकाशित होने का जो स्थान था वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां पर? उत्तराखंड में देहरादून आपको लॉक करना है, तो आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, भारत का मूल संविधान कहां पर संरक्षित है। याद रखिएगा, अब देखिएगा, जब मूल संविधान की बात करते हैं तो देहरादून से प्रकाशित हुआ, कुछ दिन देहरादून में रहा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत में जो वर्तमान समय के अंतर्गत मूल संविधान को संरक्षित करके रखा गया है वो रखा गया है संसद भवन में, और संसद भवन का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। संसद भवन, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है? बताइए, नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। स्वागत है। देखिएगा, नीति निदेशक तत्व यानी जो जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं। नीति निदेशक तत्व की बात करें तो 11 नीति निदेशक तत्वों का यहां पर वर्णन किया गया है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कौन से भाग में है, भाई
कौन से भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्वों को चौथे भाग में रखा गया है, 36 से 51 के अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। चौथा भाग यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगर आर्टिकल पूछ लेता है तो आर्टिकल 36 टू 51 के अंतर्गत रखा गया है। ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? जो राज्य की जन कल्याण की योजनाओं को संचालित करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस चीज को भी आपको जानना चाहिए। अगला, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आपको बताना है। हाँ जी बताइए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। देखिएगा, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से संविधान के अंतर्गत, कौन से भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो वो भाग है दोस्तों 20 भाग है। क्या आर्टिकल कौन सा है? भाग 20 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है। आर्टिकल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आर्टिकल है 368। संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? संविधान की संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्या ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से, यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है? चलो देखिएगा, जब भी हम 74वां संविधान संशोधन देखते हैं तो उसका सन आपको याद रखना है 1992 में इसको यहां पर संशोधित किया गया। यह 74th जो है एक्ट है, इसको 1992 में यहां पर इंडिकेट किया गया। और मैं ये कहता हूं दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को वर्णित किया गया, लेकिन आपको याद रखना है 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची दोनों पर कार्य किया गया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। जवाब दीजिए। स्वागत है। देखिएगा, अगर हमसे ये कहता है, क्या कहता है? 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासत को रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? जब भी कोई भी बहुत सारे स्टेट, बहुत सी ऐसी रियासतें जो अलग अलग वेलफेयर के तौर पर थीं और अलग अलग देसी रियासतों को, रजवाड़ों को एक सूत्र में पिरोकर बांध दिया गया, और उस सूत्र को पिरोकर बांधने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई नया राज्य बनेगा, तो नया राज्य जब बनेगा तो उसमें पहले वाला राज्य के बीच में एक, यानी कहीं ना कहीं बैरियर आएगा। भाई, एक चीज है और इसको काट के हम करेंगे तो ये सीमाओं का निर्धारण भी होगा। एक अलग राज्य ए और दूसरा राज्य बी, कहीं ना कहीं इनके नामों का भी निर्धारण होगा, उनकी राजधानी का निर्धारण होगा, उनके नाम बदले जाएंगे। तो इसको किसको कहा जा सकता है? ये कर सकता है संसद, कर सकता है पार्लियामेंट, कर सकता है। इसका प्रस्ताव संसद के लोकसभा या राज्यसभा में यानी देना जरूरी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया? बहुत आसान प्रश्न है। भारत में संविधान की जब भी बात होती है ना मेरे लाल, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो संविधान की बात करी गई है तो अपनाया गया। और एक क्वेश्चन शायद आगे मिल जाए यहां पर, मुझे लगता है कि आगे मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, जब भी आप अपनाने की बात करेंगे तो यहां पर क्या है? अपनाने की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 मारेंगे। हम भारतीय संविधान में जब पढ़ते हैं तभी हम कहते हैं 26 नवंबर क्या है? 26 नवंबर दोस्तों होती है न्याय की तारीख, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान दिवस इसी दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने इसको अपनाया था। हमने लागू कब किया था? हमने लागू किया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को। लागू करने में और अपनाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? 26 नवंबर 1949। और लागू करने के लिए ये डेट है, अपनाने के लिए कौन सी डेट है? ऑप्शन नंबर बी वाली। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति करने का एक तरीका क्या है? देशीयकरण। देशीयकरण में क्या होता है? देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि हमने ये आपसे कहा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्राप्त हो सकती है जब आप विदेशी पुरुष से विवाह कर लें। जब आप विदेशी पुरुष से विवाह कर लें, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर आपके स्क्रीन पर, आपको लॉक करना है। देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कुछ ज्यादा खास नहीं है। कहता है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि भारत में कुछ नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और मैंने आपको बोला कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकार का जो निलंबन है वो राष्ट्रपति कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए हमने आपसे कहा कि नागरिकता के बारे में बहुत से स्टेटमेंट दिए। नागरिकता से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। कहता है कि नागरिकता का जो प्रावधान है, भाई नागरिकता का प्रावधान है वो कौन से जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 2 चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो भाग याद रखना है, तो भाग दोस्तों सेकंड, यानी जो भाग है वो सेकंड नंबर यानी दूसरे भाग में नागरिकता को रखा जाता है। दूसरी चीज आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल जो है आपका आता है 5 से 11 के अंतर्गत आता है। 5 से 11 के अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है और भाग दोस्तों ये है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त कराए गए थे। अब क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है, तो क्वेश्चन में आप यानी यहां पर मात खा जाने वाली हैं। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन फिर से यहां पर 2 बनेंगे। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, क्या बनेगा, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने थे, जबकि यहां पर थे पूछा गया तो 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि वर्तमान समय में कितने हैं, तो आपको कमेंट करना है। तो आंसर में थे में पूछा था तो ऑप्शन नंबर हम बी मारेंगे। क्या मारेंगे भाई, बी मारेंगे। बी को हम लॉक करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ, वर्तमान समय में बेटा 6 है और कितने थे तो हम 7 मारेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 20 नंबर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जब भी आप 36 से 51 की बात करते हो तो दोस्तों 36 से 51 आर्टिकल में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। नीति निदेशक तत्व हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम उससे पहले यानी 36 से पहले जाएंगे, 36 से पहले का मतलब आप समझते हो, 36 से पहले का मतलब है कि 12 से 35, 12 से 35 और 12 से 35 तक क्या है, ये है मूल अधिकार। तो 12 से 35 तक है मूल अधिकार और 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्व है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 से 35 ये मूल अधिकार का वर्णन है, जिसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में मूल अधिकार की जो संख्या है वो 6 प्रकार के मूल संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। बड़ा आसान प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी माना जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा लेवल आपको पता चलेगा। बहुत बढ़िया सर, पॉलिटी मेरी बहुत कमजोर है सर, कैसे करें। और ये पॉलिटी की ही क्लास चल रही है बेटा, पढ़ने से होगा। और मैं आपसे यही कहता हूं, कहता है कि सर पॉलिटी बहुत कमजोर है सर, इसे कैसे अच्छा करें प्लीज बताओ। तो इसे एक तो ऐसा हो सकता है, जैसे इस कमेंट बॉक्स में जैसे आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, यही सवाल पूछ रहे हो। एक तो साधन ये है कि एक आप पढ़ लीजिएगा, और दूसरा ये है कि आप जो है 3 मैं बताता हूं। दूसरा ये है कि तंत्र मंत्र यंत्र विद्या कर लीजिएगा, जादू टोना टुटका कर लीजिएगा। और तीसरा जो है पॉलिटी सबसे आने का अच्छा तरीका क्या है, क्या है बताओ, है ना, बोलो। हाँ, इस वीडियो में ये पूछ सकते हो कि सर पॉलिटी कैसे कवर करें या पढ़ाई कैसे कवर करें, यूट्यूब पर सर्च करें। आंसर क्या होगा, 21 नंबर। 21 नंबर का जो आंसर होगा वो जाएगा किसके साथ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भारतीय निर्माताओं की ही नहीं बल्कि राज्यों के बारे में जन कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट की बात मैंने करी, उन चीजों पर भी यह प्रकाश डालता है। चलो भाई बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है? तो भारत के संविधान में बेटा मैंने आपसे कहा आर्टिकल 36 टू 51 और आर्टिकल 36 टू 51 के अंतर्गत ये भाग 4 और अंतर्गत ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बोलो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा दी थी? आपको बताना है। अब देखिए मूल कर्तव्य की बात की गई है, मूल अधिकार की बात नहीं की गई है। मूल अधिकार को कब लाए थे? 1976 में। मूल अधिकार की बात करें तो 42 जो में संविधान संशोधन की बात की गई, 1976 की बात की गई। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर स्वर्ण सिंह समिति, ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मैं बता ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 आपके स्क्रीन पर है। कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? सॉरी, देखिएगा दोस्तों, मैं कहता हूं दोस्तों, भारतीय संविधान में जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यहां पर जोड़ने से पहले वह स्वर्ण समिति से आए, यानी स्वर्ण समिति के अंतर्गत ये रखे गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आए और ये लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ, या फिर हम कह सकते हैं ये रूस के साथ चला जाएगा। ये आपको बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन 25 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। देखिए दोस्तों, आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है साफ साफ, कहता है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? बहुत आसान प्रश्न है, भारत का हो जाएगा, इंडिया। और भारतीय संविधान में भारत और इंडिया दो ही शब्दों का वर्णन है, दो ही शब्दों का वर्णन है, एक भारत है और एक इंडिया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? अच्छा क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। चलो भाई बताओ। देखिए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। और याद रखिएगा 1947 की बात करें, 1947 से अब तक के जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो आप सभी को पता होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या हुआ है। 27 आपके स्क्रीन के अंतर्गत है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। बताइए, लॉक किया जाए, जवाब दिया जाए। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 के अंतर्गत निहित होती है, वो भी राष्ट्रपति के अंतर्गत। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अंदर ये निहित होती है और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट कौन है संघ की कार्यपालिका में? राष्ट्रपति है, उसी के पास ये पावर रहती है। आर्टिकल यहां पर क्या हो जाएगा? 53। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन रहता है? जब ये क्वेश्चन की बात करें, यानी भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष या कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? देखिए, जब कार्यपालिका की बात करें तो भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, जब क्वेश्चन में दो तरीके से आए, देखो भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में न्यायपालिका का प्रमुख होता है सर्वोच्च न्यायालय। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो भारत में कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति ही होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वास्तविक रूप से वो प्रधानमंत्री होता है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में आंसर राष्ट्रपति ही होगा, क्योंकि वास्तविक रूप तो दिया ही नहीं गया है। क्वेश्चन दो तरीके से मैं कहता हूं समझो। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति अगर निहित होती है तो राष्ट्रपति है, तो कार्यपालिका ही। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह पूछ दिया जाए कि वास्तविक जो है अध्यक्ष कौन, तब आप प्रधानमंत्री मारेंगे। 29 संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? संपूर्ण संविधान की बात करें, देखिए जब भारत में संविधान को अपनाया गया, अपनाने की जो तिथि थी वो थी हमारी कौन सी? अपनाने की जो तिथि थी वो 26 नवंबर 1949। जब लागू करने की जो तिथि थी, तो लागू करने की मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लागू करने की तिथि थी 26 जनवरी 1950, तो आंसर बी हो जाएगा। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? बताइए, जवाब दीजिएगा कि निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि जब निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 हो जाएगा।
3 2 4 ऐसे याद रख लो। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, 1 2 4 में क्या है? हाँ 1 2 4 बताइए सर्च करके, और 1 2 3 बताइए। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, 3 2 4, 1 2 3, 1 2 4। आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूं, 368 जाता है संविधान के संविधान संशोधन से, जो प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? हमारे भारतीय संविधान की कुंजी, हमारे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में संशोधन जो हुआ है वो केवल अभी एक बार हुआ है, इसलिए 31 का जो आंसर है वो सी हमारा लॉक हो जाएगा। वही जो कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य डॉट 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 डॉट, ये हम इस तरीके से प्रियम्बल कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया पहले क्वेश्चन में। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? अब आपको पता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप बताइए ना। राज्यसभा के पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति, और जब उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन में तो है नहीं। अब राज्यसभा के सभापति की बात करेंगे तो हम राष्ट्रपति तो है नहीं। अब देखेंगे उपाध्यक्ष कौन होगा या उपसभापति कौन होगा। अब लोकसभा की तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि लोकसभा में अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष आ जाएगा, लेकिन राज्यसभा के सभापति नहीं है तो उपसभापति आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। राज्यसभा की अगर मैं बात कर लेता हूं तो राज्यसभा एक अपर सदन है यानी उच्च सदन है, और ये दोस्तों विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। इसको विद्वानों का सदन भी कहा जाता है, इसलिए इस चीज को भी कहीं ना कहीं आपको जानना चाहिए। 33, 36, 33, 34, 35, 36 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की मैंने आपको बताया कि 7 मौलिक अधिकार को दिया गया था। वर्तमान में 6 में कितने वर्तमान में हैं और कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार कौन से अंतर्गत गया है? कौन से संविधान के संशोधन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको कानूनी का अधिकार बना दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है 368 में है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? आपको कमेंट करना है, फटाफट बताना है दोस्तों। देखिए जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय जो अनुसूचियां थी वो थी 8। उस समय अनुसूचियां 8 थी, और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 395 ही आर्टिकल थे। तो अब 8 अनुसूचियां वाला आप ले लीजिएगा, 8 अनुसूचियां वाला ले लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही बैठ जाएगा। तो हम कहेंगे सर बिल्कुल बैठ जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो एक बार ये वाला आ जाएगा, क्योंकि यही सटीक है प्रेजेंट में। और ये हमसे कह रहा थे जिस समय संविधान बना था, तो उस समय हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो 35 का आंसर ए होगा। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? देखिए अभी हमने अभी आपको बताया कि देखिए अगर वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि अनुसूचियों की संख्या तो 12, और अगर हम देखें कि लागू हुआ था यानी भूतकाल में पूछें जब लागू हुआ था दोस्तों, तो हम कहेंगे उस समय 8 अनुसूचियों का यहां पर प्रस्ताव देखा गया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 कर दी गई, बिल्कुल सही बात है। 18 करी गई, शायद 1989 के अंतर्गत रखा गया। आप बताएंगे 21 वर्ष की बात अगर करी जाए तो पहले 21 थी, बाद में 18 की गई। 61वां संविधान संशोधन लाया गया, उसमें कहा गया कि 21 ज्यादा होती है, अब जो है मत देने की, वोट देने की जो उम्र है वो करी जाए कितनी, 18 कर दी जाए। तो आंसर ए हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है बताइएगा? नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को कभी भी न्यायालय में नहीं चुनौती दी जा सकती है। ये आयरिश संविधान से यहां पर क्या लिए गए हैं, भारत में आए हैं, यानी आयरलैंड से लिए गए हैं, जो आर्टिकल 36 और 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूं, नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान के भाग 4 में रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। आंसर ए जाएगा। अगला, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? दोस्तों जब उसमें कितने भाग थे तो दोस्तों आज भी हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 22 भाग थे। 22 भाग और 8 अनुसूचियां क्या है? 22 भाग 8 अनुसूचियां
395 आर्टिकल, इतना आपको याद रखना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान प्रदान किया था? जब मूर्त की बात करते हैं, मूर्त का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तराशना, और बेहतरीन तरीके से तराशने का काम जेएल नेहरू ने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित किया था, प्रस्ताव भी प्रेषित किया था संविधान सभा में। 42, संविधान सभा को किस भाग की उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की जाती है? अभी अभी बताया था दोस्तों, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भाग को आत्मा की आख्या प्रदान करी जाती है तो वो की जाती है प्रस्तावना को। प्रस्तावना का मतलब है प्रियम्बल, और प्रियम्बल की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। अगला, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष अवस्था जो है व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अब इंग्लैंड की बात अगर करी जाए तो मैं कहता हूं, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पालिका की बात करें यूएसए के संविधान से है। मूल अधिकार की बात करें तो यूएसए के संविधान से है। संघात्मक व्यवस्था लिया गया है कनाडा के संविधान से, और संसदीय प्रणाली लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत में जो संविधान है वो 12 अनुसूचियां हैं, और पहले 8 थी, ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 45 में संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद बैठक जो हुई उसमें चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा किसके साथ? 4 के साथ। तो ये स्थायी है और ये अस्थायी है, ये अस्थायी है। अगला, निम्नलिखित में कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है और बढ़ा सकता है? नाम बदल सकता है या सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है? देखिए दोस्तों, अगर किसी राज्य की सीमाओं को हम कम कर सकते हैं, या किसी भी सीमाओं को हम सकरा कर सकते हैं, या हम बढ़ा सकते हैं, तो ये सब अधिकार है संसद को है, पार्लियामेंट को है। आंसर बी जाएगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में है। भारत की जनता ही सर्वोपरि है और भारत की जनता ही मालिक है। भारतीय गणतंत्र है। भारत क्या है? एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है जो ऐसा देश जहां पर राजा के हाथ में सत्ता ना होकर उसकी जनता ही सर्वोपरि है। अगला, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मैंने आपको बताया कि स्थायी के अंतर्गत आप क्या रखेंगे? स्थायी के अंतर्गत आप रखेंगे राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी के अंतर्गत आपको क्या रखना पड़ेगा? अस्थायी के अंतर्गत आपको रखना पड़ेगा सच्चिदानंद सिन्हा को। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य है, वो कौन से सन में गठित हुआ था? 1953 में आंध्र प्रदेश को सबसे पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था। ये भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित होने वाला था, 1953 में गठित हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो 2014 का एक ऐसा समय आया जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया, तेलंगाना बन गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। 2 जून और 2014 को ये अलग हुआ था। 1953 इसको